चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका डायरेक्शन हम किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और नॉन। देखिए, जो ये क्या है आपका दाहिना हाथ, ये क्या है आपका दाहिना हाथ। ठीक है, ये आपका दाहिना हाथ। ठीक, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, ये क्या होगा, ये ऐसे करिए आप, ये क्या बताएगा आपको, चालक की गति। चालक क्या है आपका, क्या है आपका चालक, कौन गति करता है उसमें, आर्मेचर। ठीक, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। ये जो देख रहे हैं आप, ये उंगली, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है। और ये जो है, ये किसकी, ईएमएफ का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, ईएमएफ का डायरेक्शन। देखिए, इसको हम इस तरह समझा सकते हैं, ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गया आपका ये, ठीक, और ये इस तरह बना लीजिए। ठीक, तो ये क्या होगा, चालक की गति, चालक की गति, ये चालक की गति, इसको लिख लो। ठीक, चालक की गति, ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ की दिशा। लिख लीजिए, बहुत है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 पोल वाली सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग वाले जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक, देखिए डीसी जनरेटर में आपकी 2 वाइंडिंग होती है। एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग, दूसरी होती है वेव पट्टी। ठीक है, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, मोर करंट के लिए। किसके, मोर करंट, मोर लेस वोल्टेज। ठीक, मोर करंट और इसके लिए मोर वोल्टेज और लेस करंट। ठीक है, मोर करंट के लिए और लेस वोल्टेज के लिए हम लोग लैप बाइंडिंग यूज करेंगे, और मोर वोल्टेज और लेस करंट के लिए वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। तो वोल्टेज हमको किस में चाहिए होता है, जनरेटर में, तो वेव बाइंडिंग किस में यूज करोगे, जनरेटर में करोगे। और जिसमें करंट ज्यादा लेता है वो क्या होती है, मोटर्स होती है। तो ठीक, समझ गए। यस सर। अच्छा, लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है, जितने आपके समांतर पथ होंगे उतने ही पोल्स होंगे। ठीक, और यहाँ पे पोल्स कितने होते हैं, समांतर पथ कितने होते हैं, 2 होते हैं।
ठीक। तो यहां पे क्या पूछा है कि सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, ए बराबर पी होता है। तो कितने समांतर पथ होंगे, 4। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, समांतर पथ आपके 4 होंगे। इस लैप बाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईपी इक्वल टू ए बराबर पी है, फॉर्मूला क्या होता है, फाई जेड पी एन बाई 60 ए होता है। अब यहां पे क्या है, ए बराबर पी है, तो ए और पी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई जेड एन बाई 60, ठीक है। और यहां पे ए बराबर 2 है, तो यहां पे ईएमएफ का फॉर्मूला होगा EW इक्वल टू फाइव जेड पी एन बाई 120, क्या 120। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मान लो पूछ ले तो क्या बताओगे, जब पता होगा तभी तो बताओगे। तो ये होता है EW इक्वल टू P बाई 2 इंटू EP। मतलब वेव बाइंडिंग का EMF इक्वल टू P बाई 2 इंटू लैप बाइंडिंग का EMF, लिख लो। देखो तो क्या कह रहा है, सामान्यतः आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 1000 ओम तो होता है मानव शरीर का, मानव शरीर। तुम्हारे शरीर का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 1000 ओम, ठीक। अब देखो, ये देखो ध्यान दो, ठीक। देखो इसमें तो आपसे आर्मेचर पूछा रेजिस्टेंस, अगर आपसे पूछ ले कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, ठीक है, जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस पूछे तो क्या बताओगे, जब पता होगा तभी तो बताओगे। नहीं पता होगा तो अंधेरी चुटकी मारा होगा, कट जाएगा, 2 नंबर चले जाएंगे, ठीक। जब मैं पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब मैं बताता हूं, ठीक। चलो तो देखो ये जो है, ये RA इसको बोलते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस। इसका होता है 1 ओम, 1 ओम या 0.5 ओम। कुछ बुकों में आपको 0.5 ओम भी मिलेगा, ठीक। इसको क्यों रखते हैं, इसको इतना कम क्यों रखते हैं, बताओ। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो। वोल्टेज ड्रॉप क्या इसका कम हो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। और ये जो इसका होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं 100 ओम। कितना रखते हैं, 100 ओम, ठीक है। हो गया, लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा की गणना करने का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है ये।
आई ए इक्वल टू वी माइनस ई अपॉन आर ए, आई ए इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर ए, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, और आई ए इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा, शंट जनरेटर, ठीक, आर एन हो गया, ये प्लस माइनस, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका वी एल। ठीक है, ये आपका ब्रश हो गया, प्लस माइनस, ये आपका ई एम एफ हो गया। ठीक, इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका आर ए हो गया। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर करंट होगी, ये आपकी इधर चली जाएगी लोड करंट, और ये करंट आपकी यहाँ आ जाएगी, और ये आपका आर एस एच हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है कि आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए आर्मेचर करंट यहाँ पे गई तो यहाँ पे क्या लग गया, केसीएल लग गया, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये आर्मेचर करंट दो करंट में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या बना, आई ए इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल बना। तो ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक जो है, जो बच्चे अरिहंत से पढ़ते हैं, उसमें ऑप्शन गलत दिया है, इसमें ये डी ऑप्शन दिया है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एच। ठीक, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम ईएमएफ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपका VL होगा, यहाँ पे VL होगा, देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो VL क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इस सर्किट में VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस एच इंटू आर एस एच होगा, ये भी लिख लो, VL इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच होगा। अब यहां पे निकाले अगर इक्वेशन, तो ये करंट हमने मान ली थी डायरेक्शन इसका क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज है। ठीक, तो यहां इंटर माइनस से कर रही है, तो यहां पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चौक से नहीं चल रहा है, माइनस ई हो जाएगा, प्लस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप लेंगे वो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, तो आई ए आर ए प्लस V इक्वल टू 0, इसको बोल देते हैं VL। ठीक, अब ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आई ए आर ए इक्वल टू ई माइनस VL। सो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस VL अपॉन आर ए। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, एक फॉर्मूला आपका ये भी है। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शंट जनरेटर का प्रयोग कहां करते हैं, ये भी जान लीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, प्लेटिंग में, और बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लिख लो ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की दक्षता का सूत्र है आउटपुट अपॉन इनपुट
इनपुट अपॉन आउटपुट, आउटपुट इनटू इनपुट नन। देखिए दक्षता को बोलते हैं इंग्लिश में इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट। अब डीसी जनरेटर में आपकी 3 प्रकार की दक्षता होती है। कितने प्रकार की दक्षता होती है आपकी? 3 प्रकार की। एक होती है आपकी मैकेनिकल यांत्रिक दक्षता। क्या बोलते हैं? यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू क्या होता है? ई जी अपॉन IA BHP इंटू 735.5। 735.5। एक होती है आपकी विद्युत दक्षता। विद्युत दक्षता ये होती है VLIL अपॉन EG IA। ठीक, उसके बाद होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी ये क्या होती है? यहां पे हमने यांत्रिक दक्षता को बोल दिया ईटा M, ठीक, और इसको बोल दिया ईटा E। ठीक, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा M और ईटा E का मल्टीपल। संतोष सर क्या कहा तुम लोग? बहुत वो दूसरी बात कहता, तुम दूसरी बात करते, कुछ हो ना। तो चलो, तो क्या होगा? ईटा M इंटू ईटा E। ठीक, और इसको बोलते हैं ईटा C, या ओवरऑल एफिशिएंसी कहेंगे या कॉमर्शियल एफिशिएंसी। ठीक, अब ईटा M की वैल्यू क्या है? ये है EG इंटू IA अपॉन BHP इंटू 735.5 इंटू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या है? VL अपॉन IL अपॉन EG IA। तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा ईटा C इक्वल टू VL अपॉन IL अपॉन BHP बैक हॉर्स पावर इंटू 735.5। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हमने तो तीनों एफिशिएंसी आपको बता दी, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी होती है? डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी की दक्षता लिख लो, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है? 85% से लेकर 95% होती है। कितनी होती है? 85% से लेकर 95% होती है। और सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है 95% टू 98%। जब तुमको मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो तुमने बताया था कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है 95% से लेके 98%। देख लो, चाहिए तो हम कल जाएंगे ले आएंगे।
डीसी जनरेटर में होने वाली एडी करंट लॉसेस का सूत्र है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसी में सारे लॉसेस हम कवर करेंगे। W इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, डब्ल्यू एच इक्वल टू के एच बी पावर 1.6 एफ बी, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, आई एस सी स्क्वायर इंटू आर एस सी एंड नन। देखिए आपकी जो आयरन लॉसेस होती हैं दो होती हैं, आयरन लॉसेस जो होती हैं दो होती हैं, इनको बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लॉसेस। फिक्स्ड लॉसेस मतलब नियत लॉसेस, ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। ये आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी एडी करंट लॉसेस, एक होती है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेशन करते हैं। ठीक, और इसको कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर ये पहला सही है। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, और इसका फॉर्मूला है ये W H इक्वल टू के एच बी मैक्स की पावर 1.6 एफ इंटू बी। ये है आपकी आर्मेचर में होने वाली लॉसेस। आर्मेचर लॉसेस ये क्या होती है? ये आपकी फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है। ठीक है, ये आपकी आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण होती है। ये क्या है आपकी? आई ए स्क्वायर आर ए। ये क्या होती है? कुल लॉसेस का 30% से लेकर 40% होती है। कुल हानियों का 30% से लेकर 40% होती है। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपकी सीरीज फील्ड लॉसेस। ये क्या है आपका? ये आई एस ई स्क्वायर इंटू आर एस सी। उसके बाद संट फील्ड लॉसेस, संट फील्ड लॉसेस, इसका फॉर्मूला होता है आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। ये क्या होती है? कुल लॉसेस का 25% से लेकर 30% होती है। कुल लॉसेस का 25% से लेकर 30% होती है। इतना लिख लिया? इतना लिख लो, फिर इसके आगे यहां बताते हैं मिटा के इसको लिखो इसको। हो गया, रफ करें।
चलिए इसको लिख लिया ना, मिटा दें। Yes, sir. अब देखो कुछ और लाती है। एक होती है आपकी, एक्चुअली क्या है कि मैकेनिकल लॉसेस होती हैं जनरेटर में। क्या होती है? मैकेनिकल लॉसेस होती हैं। वो क्या होती हैं? आर्मेचर में एयर के कारण लॉसेस, और जो बेयरिंग्स होती हैं उनमें फ्रिक्शन के कारण लॉसेस, और क्या है ब्रशों में कम्यूटेटर के साथ जो फ्रिक्शन लॉसेस होता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब क्या होती है? एक होती है स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस इक्वल टू क्या होता है? आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। ठीक, बस इतना आप याद करो, बस आपकी बुक में इतना ही है, आपके सिलेबस में। ठीक है, बाकी लॉसेस तो बहुत हैं, हाई लेवल पे जाओगे तो आप लॉसेस के भी फॉर्मूले पढ़ोगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आपको मैंने 10 क्वेश्चन कितने बताए? 6 बताएं। 6 को आप 10 से गुणा कर दीजिए तो लगभग आपको 60 क्वेश्चन हमने यहाँ MCQs बनाए हैं। एक क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपके सामने हैं। ठीक है, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं, और चाहे आपका कंपटीशन हो, चाहे आपका CBT एग्ज़ाम हो, सबकी तैयारी होती रहे। थैंक यू।